हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। मतलब बात करने वाले हैं कि इनकम टैक्स में क्या ज़रूरी है, क्या चीज़ें आती हैं, कौन से नए वर्ड्स हम पढ़ेंगे, क्या क्या इनकम टैक्स में होता है, कब देना ज़रूरी है, कैसे हम दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ें जाननी हैं कि इनकम टैक्स होता क्या है, तो आज आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। अगर आप फुल वीडियो मेरी देख लोगे, फिर आपको पता लग जाएगा कि बेसिक्स क्या हैं, इनकम टैक्स होता क्या है, तो क्यों ज़रूरी है। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे, आपको आने वाले चैप्टर जो बहुत ज़रूरी हैं, जो आने वाले टॉपिक्स होंगे, वो भी पूरे क्लियर हो जाएंगे। आपको पूरा पता लग जाएगा कि आगे कंसेप्ट क्या है, कैसे इस चीज़ को हमने करना है। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सबको पता है कि अगर आपने कोई नोट्स लेने हैं, कोई आपको क्वेरी है किसी सब्जेक्ट से, कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं और कोई भी नोट्स वहाँ से ले सकते हैं। और उस चैनल का लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। एक कंपलसरी पेमेंट है जो पर्सन, फर्म या कोई भी इंस्टीट्यूशन एक लीगल कंपल्जन के तौर पे गवर्नमेंट को पे करता है। ये डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी। मतलब डायरेक्टली मतलब आपने सीधे गवर्नमेंट को पे कर दिया, जैसे कि इनकम टैक्स एग्जांपल है इसकी। और इनडायरेक्टली मीन्स कोई प्राइस या गुड्स के ऊपर अगर आपने कोई टैक्स पे किया है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, गुड्स के प्राइस के ऊपर। सो उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, दैट इज कॉल्ड जीएसटी, जो आज के कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को तोड़कर बना हुआ है। अब इनकम टैक्स जो है वो कब फोर्स में आया, किस एक्ट के अंदर आ जाता है, वो 1961। और फोर्स में कब आया, वो 1962। इसमें 298 सेक्शंस हैं और 24 शेड्यूल्स आ जाते हैं। ये तो एक नॉलेज की बात हो गई। अब बढ़ते हैं दोस्तों सेक्शन 4 की तरफ। सेक्शन 4 कहता है कि इनकम टैक्स लीव्ड ऑन द टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑफ एवरी पर्सन। हर एक पर्सन की इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, टोटल इनकम के ऊपर जो उसने पिछले साल कमाई है। जैसे मैंने पिछले साल 1920 में जो इनकम मेरी बनी थी, उसका टैक्स मैं इस साल में दूंगा। अगर मेरी इस साल में जो इनकम है, उसका टैक्स मैं अगले साल में दूंगा। यानी एक साल बाद आपको इस चीज़ का टैक्स देना पड़ता है। प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर आपका ये टैक्स कटता है। अब आ जाते हैं नोट क्या कहता है, इस चीज़ को डिफाइन करता है कि सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स किस 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 में भाग में है, दैट इज सब सेक्शन में आ जाते हैं, क्लोजेज में आ जाते हैं, सब क्लोजेज इसके बन जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो कि क्लोज जैसे 1A है, उसमें सेक्शन 2 डिफाइन करता है एग्रीकल्चर इनकम को, और क्लोज 1B में अमलगामेशन को डिफाइन किया गया है। ऐसे ही सेक्शन 5 डिफाइन करता है 2 सबसेक्शन, जैसे कि सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 में उसने पूरे रेजिडेंट की इनकम ले ली, और सबसेक्शन 2 में उसने स्कोप कवर अप कर लिया नॉन रेजिडेंट की टोटल इनकम का। इस चीज़ से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि इनकम टैक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सब सेक्शंस आते हैं, क्लोजेस आते हैं, और सब क्लोजेस में आपने बात करनी है। अब आते हैं इनकम टैक्स रूल्स के ऊपर। रूल्स कौन डिफाइन करता है, दैट इज इशूड बाय अ सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट। यानी सीबीडीटी ये बताता है कि कौन कौन से रूल्स होंगे इनकम टैक्स के अंदर, ताकि जो एक्ट है वो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बना रहे और पूरी सिक्योरिटी के साथ सब टैक्स पे से करते रहें। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं असेसी। असेसी आ जाता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अंदर। एक टर्म है इनकम टैक्स की, जिसमें हमने ये पे किया है कि कोई भी पर्सन अगर टैक्स पे कर रहा है, सम ऑफ मनी पे कर रहा है इस एक्ट के अंदर, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, असेसी। वो टैक्स पेएबल भी हो सकता है, यानी अगर कोई भी अमाउंट पे की जा रही है उसे हम टैक्स पेएबल कहेंगे। इसमें एक दूसरी प्रोसीडिंग स्टार्टेड आ जाता है, मतलब उसका कि हम जिस पे भी डाउट हो सकता है उसे हम असेसी बना के प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं इस चीज़ की। डीम्ड असेसी किसे कहेंगे, कि एनी पर्सन असेसेबल फॉर इनकम फॉर सम अदर पर्सन। यानी कोई भी पर्सन असेसेबल बन रहा है किसी अदर पर्सन की इनकम का, तो उसे हम डीम्ड असेसी कहेंगे। यानी अगर मैं कहूँ किसी और की इनकम है, उस पर अगर मुझे टैक्स देना, उस पर मैंने अगर टैक्स दिया है, तो वो क्या माना जाएगा, डीम्ड असेसी। ठीक है। अब आ जाते हैं असेसी इन डिफॉल्ट के ऊपर। एनी पर्सन हु डज नॉट डिडक्ट टैक्स, जिसने टैक्स नहीं दिया, फेल टू पे एडवांस टैक्स, फेल कर दिया मतलब हाँ मैंने टैक्स देना था दे नहीं पाया, और आफ्टर डिडक्ट उसने टैक्स करने के बाद गवर्नमेंट को पे नहीं किया, तो वो भी क्या माना जाएगा, असेसी इन डिफॉल्ट। कोई भी तीन में से एक भी हो जाएगा तो वो क्या माना जाएगा, असेसी इन डिफॉल्ट। असेसी इन डिफॉल्ट के बारे में आपको पता लग गया। अब दूसरी डेफिनेशन आ जाती है, दैट इज कॉल्ड पर्सन। पर्सन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 के अंदर डिफाइन किया गया है कि पर्सन भी कई तरीके के उन्होंने माने हैं। जैसे कि सबसे पहले इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन है, कोई भी नेचुरल ह्यूमन बीइंग, चाहे वो मेल है, फीमेल है, माइनर है, अनसाउंड माइंड है, लेकिन
अगर वो माइनर और अनसाउंड है, उसकी जो भी असेस्ड कौन करेगा उसे, मतलब उसके बारे में जांच पड़ताल कौन करेगा उसके इनकम के बारे में, दैट इज़ कॉल्ड मैनेजर। मैनेजर सब कुछ देखेगा। अगर इन केस ऑफ डिसीज पर्सन है तो उसकी असेसमेंट कौन करेगा, एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो कि गवर्नमेंट ने अलाउ किया होगा। सो इंडिविजुअल के अंदर भी कई तरीके के मतलब ऐसे पर्सन्स होंगे जिसे इनकम टैक्स अलग अलग तरीके से असेस्ड करेगी। अब बात करते हैं दैट इज़ कॉल्ड HUF, दैट इज़ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब स्टेटस रिसीव बाय बर्थ, यानी इस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर बर्थ के साथ ही हम ऐड हो जाते हैं। इस एक्ट के अंदर HUF को एक सेपरेट एंटिटी दी गई है, यानी उसे ज़्यादा डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन एक सेपरेट एंटिटी के अंदर इस HUF को रखा गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर, दैट इज़ कॉल्ड कंपनी। कंपनी आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अंदर। कहा गया है कोई भी इंडियन कंपनी जो अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 के अंदर डिफाइन की गई है उसे हम कहेंगे कंपनी। और कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो फॉरेन लॉज के अंदर भी अगर रजिस्टर्ड है उसे भी हम कंपनी मान के चलेंगे और उसका भी टैक्स काटा जाएगा। अब आते हैं फर्म। फर्म क्या है, दैट इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 23 कहता है कि इंक्लूड पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन और नॉट शैल बी इंक्लूडेड LLP, यानी कोई भी पार्टनरशिप चाहे वो रजिस्टर्ड है और नहीं है, फिर चाहे LLP हो, उसे हम फर्म के नाम से जानेंगे और उसे भी टैक्स देना पड़ेगा। अब कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, AOP हो, BOI हो, लोकल अथॉरिटी है जिसमें म्यूनसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपैलिटी आ गए। आर्टिफिशियल रेजुरिडिकल पर्सन में आप ले लो कि कोई जैसे इसे रेजिडियल क्लोज के अंदर डिफाइन किया गया और ये कहा गया है कि इफ़ असेसिव डज नॉट फॉल इन अबव 6 कैटेगरी ही इज़ असेस्ड इन दिस क्लोज, यानी अगर वो अबव कैटेगरीज में नहीं आ रहा फॉर वो इस कैटेगरी में माना जाएगा। जैसे एक आइडल हो गया, फिर चाहे वो DT हो गया, वो सारे मतलब कोई भी ऐसा पर्सन है वो किसके अंदर माना जाएगा, रेजिडियल क्लोज, जो कि है एनी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। सो इन सब के ऊपर भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा, यानी इन सबको भी अगर इन सब के अंदर भी असेसी आ जाता है तो उसे भी टैक्स देना पड़ेगा। अब आते हैं एवरेज रेट। एवरेज रेट डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 के अंदर कि इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम यूजिंग एप्लीकेबल स्लैब रेट। स्लैब रेट जो होता है उसका यूज़ करके अगर इनकम टैक्स टोटल इनकम के ऊपर जो लगाया गया है उसे हम टोटल इनकम से ही डिवाइड कर दें तो वो क्या माना जाएगा, एवरेज रेट। यानी टोटल इनकम के ऊपर जो स्लैब रेट का यूज़ करके टैक्स निकला है वो, और जो टोटल इनकम बनी थी उसे डिवाइड करके जो निकलेगा उसे हम एवरेज रेट मानेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट दैट इज जिसका नाम है MMR सेक्शन 2 सब सेक्शन 29 का क्लॉज C, यानी ये क्लॉज है और ये क्लॉज के अंदर डिफाइन क्या किया गया है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। क्या होता है कि हाईएस्ट स्लैब रेट, यानी मैंने बात की थी स्लैब रेट एक फिक्स रेट बता लिया कि इसके ऊपर हमने टैक्स लेना है, तो हाईएस्ट स्लैब रेट आपने ले लिया ऑफ टैक्स जिसमें सरचार्ज भी इंक्लूडेड हो, उसे हम एप्लीकेबल कर रहे हैं इंडिविजुअल के लिए, फिर चाहे AOP दैट इज़ एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए, चाहे वो बोर्ड ऑफ इंडिविजुअल्स हो जाए, ये सारे पर्सनस के लिए अगर हम हाई स्लैब रेट विद इंक्लूडिंग सरचार्ज लगा रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, MMR दैट इज़ मैक्सिमम मार्जिनल रेट। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं जो आता है FY, PY और AY दैट इज़ फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ईयर एंडिंग आपको पता ही है 1 अप्रैल हो और 31 मार्च उसका एंडिंग हो। प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 क्या कहता है कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर जिसमें हमने इनकम अर्न की है तो उसे हम प्रीवियस ईयर कहेंगे, लेकिन जो असेसमेंट ईयर है उसमें हमने कोई टैक्स काटा है तो उसे हम असेसमेंट ईयर कहेंगे। जैसे अब मैं बात करूं कि 1920 मेरा क्या था, प्रीवियस ईयर जिसमें मैंने इनकम अर्न की थी, और अब वाला यानी जो मैं प्रेजेंट 2021 चल रहा है वो मेरा असेसमेंट ईयर है जिसमें मैं पिछले साल के इनकम के ऊपर टैक्स दे रहा हूँ। और अगर मैं बात करूं कि अगले साल अगर मैंने टैक्स पे करना है तो वो मेरा अगला साल क्या बन जाएगा, असेसमेंट ईयर, और ये वाला प्रेजेंट ईयर क्या बन जाएगा, प्रीवियस ईयर। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको आगे कोट किया है। देखो दोस्तों, जैसे अब पहली बात कर लो कि नोट ले लो कि जैसे फाइनेंशियल ईयर आपने पीछे पढ़ा है कि ड्यूल रोल है उसका, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर बोथ PY एज वेल एज AY प्रीवियस ईयर में भी आ जाता है और एनुअल ईयर में भी आ जाता है। जैसे बात कर रहे हैं कि इन दोनों का रोल फाइनेंशियल ईयर के साथ रिलेट करता है, सो इसे हम ड्यूल रोल इसलिए जानते हैं। अब क्रक्स की बात करें तो क्रक्स से पहले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की। जैसे मेरा फाइनेंशियल ईयर 18-19 है तो उसका प्रीवियस ईयर क्या बनेगा, फाइनेंशियल ईयर
2018-19 फॉर प्रीवियस ईयर इज इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर ये ले रहा हूँ तो मेरी इनकम रिसीव कब होगी मुझे 2018 अप्रैल से लेकर 2019 मार्च तक। ये मेरा प्रीवियस अर्न मतलब जिसमें मैंने अर्न किया है, 18-19 में मैंने अर्न किया है। सो असेसमेंट ईयर क्या बनेगा, दैट इज 2018-19 फाइनेंशियल ईयर इज असेसमेंट ईयर फॉर द इनकम अर्नड इन 17-18। अब असेसमेंट ईयर क्या बनेगा, जो इसका पिछला साल होगा। यानी अगर मैं 18-19 में कोई टैक्स ले रहा हूँ तो वो किसका टैक्स होगा, पिछले साल का। अगर मैं कुछ अर्न कर रहा हूँ तो वो इसी साल का होगा। सो इस चीज़ को ध्यान से समझना कि प्रीवियस ईयर मीन्स वही साल जिसमें आपने इनकम अर्न की है, और असेसमेंट ईयर मीन्स वो साल जिसमें आपका टैक्स काटा गया है पिछले साल की इनकम का। सो इस चीज़ को ध्यान से समझना। अब आते हैं जो क्रक्स मैंने छोड़ा था ऊपर कि पी वाई मीन्स, अगर मैं क्रक्स की बात करूँ पीछे कि प्रीवियस ईयर मीन्स फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग एनुअल ईयर। एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि ए इज़ रनिंग अ बिजनेस फ्रॉम 2003 ऑनवर्ड्स, वो चला रहा है। तो उसमें देखो वो पूछ रहे हैं डिटरमाइन प्रीवियस ईयर फॉर द एनुअल ईयर 1920। प्रीवियस ईयर क्या बनेगा इसका, दैट इज 18-19। वो तो आपको पता ही है, 18-19-20 में अगर वो बता रहा है तो उसका प्रीवियस ईयर क्या बनेगा, 18-19। ये क्लियर हो जाएगा इससे आसानी से, अगर आप बार बार इस चीज़ को समझ के कर लो। वैसे तो पहली बार में आ जाना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात की गई थी कि अगले साल में टैक्स कटेगा। मैंने हमेशा बात की है पीछे कि प्रीवियस ईयर का टैक्स अगले साल दैट इज़ असेसमेंट ईयर में काटा जाएगा। लेकिन अब कुछ ऐसे केसेस वो कह रहे हैं जिसमें इनकम है जो वो उसी साल में भी मतलब उसी साल में हमें टैक्स देना पड़ सकता है। वो किस किस केस में है, वो 5 केसेस आएंगे। सबसे पहला केस सेक्शन 172 कहता है शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस है, जैसे हम कह रहे हैं कि शिप ऑफ एनआर अलाउड टू लीव पोर्ट ओनली टैक्स टू पेड और सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट, चाहे वो कुछ हिस्सा आपका पेमेंट का दे दे और चाहे उस पर हम टैक्स काट लें, उसके बाद ही हम उसे पोर्ट लीव करने देते हैं, उससे पहले नहीं। सो ये केस कहा क्या माना जाएगा, दैट इज़ कि 7.5% फ्रेट पेड के ऊपर अगर उसने दे दिया है, यानी फ्रेट जितना पे हुआ उसके ऊपर 7.5% अगर उसने हमें इनकम के ऊपर टैक्स दे दिया है तो वो क्या माना जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड प्रीवियस ईयर में ही हमने उसका टैक्स ले लिया। सो ये केस सबसे पहला आ गया। अब सेकंड केस आ जाते हैं कि पर्सन लिविंग इंडिया। अगर किसी इनकम टैक्स वाले को मतलब इनकम टैक्स को लगता है कि ये पर्सन जा रहा है और वापस कभी नहीं आएगा तो उसका टैक्स देने वाला है, तो वो क्या करेगी, उसी ईयर में उस पर्सन का क्या मान लेगी, टैक्स काट लेगी अप टू द प्रॉफिटेबल डेट। जब तक वो प्रॉफिटेबल डेट आ जाती है उससे पहले पहले, मतलब जब भी वो जाने वाला है उससे पहले पहले उसका वो टैक्स काट कर ही उसे जाने दिया जाएगा, नहीं तो नहीं। अब थर्ड केस आता है पर्सनल लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड द टैक्स। सेक्शन 175 कहता है कि अगर वो लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी, कि अगर वो ट्रांसफ़र कर रहा है जानबूझकर अपनी प्रॉपर्टी को टैक्स से बचने के लिए, तो वो क्या होगा, उसी ईयर में उसे टैक्स देना पड़ेगा। कैसे कि टोटल इनकम ऑफ सच पर्सन फॉर पीरियड फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ प्रीवियस ईयर टू द डेट ऑफ व्हेन AO that is assessment officer commences proceeding is taxable in that previous year itself। सिंपल सा मीनिंग है, ध्यान से समझो कि कोई भी इनकम अगर वो ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा है, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी कर रहा है, तो उस पर वो बचने की कोशिश कर रहा है, तो जो अगर पता लग जाएगा असेसमेंट ऑफिसर को, वो उसी समय उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगा और जो भी टैक्स बनेगा उसका उसी समय उसी ईयर में काट लिया जाएगा। सो ये थी एक चीज़। अब अगला केस आ जाता है AOB, दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बोर्ड ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म्ड अ पर्टिकुलर इवेंट। इफ असेसमेंट ऑफिसर थिंक दैट AOB और BI इज लाइकली टू बी डिजॉल्व इन सेम ईयर, मतलब उन्हें लग रहा है कि वो डिजॉल्व होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, और जहाँ इस साल में या अगले साल तक उसको डाउट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, उसी साल में उनका डेजोल्यूशन जो डेट आ रही है उस डेट में सारा का सारा टैक्स उससे पहले पहले ले लेगा। मतलब अगर वो डिज़ोल्व होने वाले हैं इस साल में या अगले साल में, तो उसका सारा टैक्स जो बनेगा वो उसी समय में वो ले लेगा, अगर उससे कोई भी डाउट इस चीज़ का हो रहा है तो। नेक्स्ट है दैट इज डिस्काउंटेड बिजनेस। सेक्शन 176 है इनकम फ्रॉम द एंड ऑफ लास्ट प्रीवियस ईयर, मतलब लास्ट प्रीवियस ईयर था जो, उसमें अप टू डेट ऑफ सच डिस्काउंटेनेंस में एट द डिस्कर्जन ऑफ असेसमेंट ऑफिसर में भी चार्ज टू टैक्स इन दैट प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। मतलब कोई भी हिस्सा अगर लास्ट प्रीवियस ईयर का बच जाता है टैक्स का, तो अगर AO को ऐसा लग रहा है, दैट इज असेसमेंट ऑफिसर को ऐसा लग रहा है या डाउट है और उससे क्लियर हो जाता है, तो वो इसी साल में यानी इसी प्रीवियस
ईयर है जो जिसमें वो इनकम अर्न कर रहा है उसी साल में उस चीज़ का टैक्स काट लेगा। सो ये आ जाता है। अब नोट क्या कह रहा है कि सेक्शन 176 क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर है। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि एओ के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन वो उसका अप्लाई नहीं करता, तब तक वो वेट करता है कि प्रीवियस ईयर कब एंड होगा, यानी टिल द प्रीवियस ईयर। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ कि इस साल में अगर मैं कोई इनकम अर्न कर रहा हूँ तो उसके पास पावर तो है कि वो जब मर्जी काट सकता है, लेकिन वो वेट करता है कि कब ये साल भी ख़त्म होगा और तब वो साथ में उस चीज़ को काटेगा। सो ये नोट एक ज़रूरी चीज़ आपके लिए बन जाती है। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ये टॉपिक बहुत वास्ट है, इनकम एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। इसके बहुत बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, उसे हम डिटेल में नेक्स्ट जो भी चैप्टर्स आएंगे उनमें पढ़ेंगे। इनकम सेक्शन 2 सब सेक्शन 424 में कहा गया है कि द डेफिनेशन ऑफ द टर्म इनकम इज़ नॉट इंक्लूसिव है लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं, यानी अंदर अंदर ही इसका मीनिंग है, बाहर कोई इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बताया गया। यानी इनकम नॉट ओनली इंक्लूड दोज थिंग्स which are included in section 224 section 2 subsection 24 but it also includes such things which the term signifies according to the general and natural meaning। मतलब कोई भी ऐसी इनकम जो लग रहा है कि वो टैक्स के अंदर बनती है, जैसे कोई भी इलीगल इनकम ले लो या टेंड इनकम ले लो, वो भी इसके अंदर टैक्सेबल मानी जाएगी। कोई भी डिस्प्यूटेड इनकम, जब तक वो डिस्प्यूट खत्म नहीं होता और उसके रिसिपिएंट को वो टैक्स देना पड़ेगा, वो भी इनकम आ गई। कंटिंजेंट इनकम तो मानी ही नहीं जाएगी इनकम, क्योंकि वो पता नहीं है होनी है कि नहीं होनी। और इनकम मस्ट बी फ्रॉम आउटसाइड, कि ये आउटसाइड होनी चाहिए। अ पर्सन कैन नॉट अर्न इनकम फ्रॉम हिमसेल्फ, वो अपने आप में इनकम नहीं हासिल कर सकता। सो ये इनकम के कुछ पार्ट्स हैं जो इनकम के अंदर गिने जाते हैं, क्योंकि अगर इलीगल बात करो तो हम कहेंगे शायद उस पर टैक्स नहीं लगता, उस पर भी टैक्स लगता है। कोई डिस्प्यूटेड इनकम है तो उस पर भी लगता है, लेकिन कंटिंजेंट इनकम पे नहीं लगता। कंटिंजेंट इनकम कह रहे हैं उस पर नहीं लगता, क्यों? क्योंकि वो अभी हुई है, कंटिंजेंट में और मे नॉट बी के अंदर चल रहा है, जब हो जाएगी तब उस पर टैक्स लग जाएगा। तो ये बात कर रहे हैं। अब आ जाता है टॉपिक दैट इज कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट भी इनकम के अंदर। क्या कहता है कि अगर कैपिटल रिसिप्ट है तो नॉट टैक्सेबल अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, जब तक उसके बारे में नहीं पता हम उस पर टैक्स नहीं ले सकते। यानी कैपिटल रिसिप्ट के बारे में जब तक श्योरिटी नहीं है, एक्सप्रेसली प्रोवाइड नहीं किया गया, नहीं बताया गया, तब तक उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन रेवेन्यू अगर वो एग्जाम्प्ट नहीं है, जब मर्जी आपके पास आया है तो उस पर टैक्स लगेगा। अगर मैं बात करूं कि इस चीज़ का अगर खुलासा किया गया है तब ही इस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। अदरवाइज रेवेन्यू पे ऊपर जब भी आपके पास रेवेन्यू रिसिप्ट आई तब उसके ऊपर टैक्स लगेगा, अगर वो चीज़ एग्जाम्प्ट नहीं है तब, नहीं तो उसके ऊपर टैक्स तो लगना ही लगना है। अब जो नीचे पॉइंट दिए गए हैं, द हेड्स ऑफ इनकम, ये 5 पॉइंट तो आपको इसी वे में आगे पढ़ने हैं, यानी अगले चैप्टर्स में ये डिटेल चैप्टर्स बनेंगे और डिटेल में हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको बता देते हैं कि इनकम सेक्शन 14 कह रहा है कि 5 हेड्स के अंदर डिवाइड की गई है। सैलरी होती है फर्स्ट सोर्स, सेकंड आ जाता है हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड आ जाता है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ इज कैपिटल गेन एंड फिफ्थ इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये 5 सोर्सेज हैं, यानी 5 तरीके हैं जिसके अंदर इनकम को डिफाइन किया गया है, और ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इन सब का मीनिंग और सब क्या होते हैं ये सारी चीज़ें। आगे छोटा सा एक टॉपिक है दैट इज़ ग्रॉस टोटल इनकम, वो इन सब का टोटल है। यानी जब मैं सैलरी को, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स सबको ऐड कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। और टोटल इनकम अगर मैंने नेट यानी नेट निकालना है या टोटल इनकम निकालनी है तो मैं GTI दैट इज़ ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन अंडर सेक्शन 18 क्लोज और 1880U, यानी ये जो सेक्शंस हैं, ये जो क्लोजेज हैं, इनके अंदर जो भी डिडक्शन की गई है, जो भी बात की गई है, उससे डिडक्ट कर दूंगा तो वो क्या माना जाएगा, दैट इज़ टोटल इनकम। सो टोटल इनकम मीन्स GTI यानी ग्रॉस टोटल इनकम में से जब मैंने डिडक्शन कर दी, इस जो इनके 80C और 80U के अंदर अंदर आ रहे हैं, तो वो क्या माना जाएगा, दैट इज़ टोटल इनकम। अब दोस्तों बात करने वाली चीज़ है कि राउंड ऑफ द टोटल इनकम। जो इनकम टैक्स एक्ट है वो ये भी कह रहा है कि अगर आपकी टोटल इनकम है जो, वो अगर राउंड ऑफ करनी पड़े तो कैसे कर सकते हैं। आपको वैसे क्लियर ही है ये कंसेप्ट 288 क्लोज 1A के अंदर बताया गया है कि टोटल इनकम अगर आपकी, मैं सीधे बता रहा हूँ कि ये तो आपको पता ही है, नियरेस्ट 10 है यानी 5 से अबव है, तो आपने क्या करना है, ध्यान से देखो कि 4645 थी, वो 5 आ रहा है या उससे मोर है, तो हमने क्या किया, उससे सीधे 650 लिख दिया। लेकिन अगर वो
5 से कम है, जैसे मैंने देखो 644.99 है तो 445 के करीब, लेकिन हम उसे 45 नहीं लिखेंगे, हम वो कम है तो इसलिए 640 लिखेंगे। यानी ये राउंड ऑफ कैसे करना है, अगर आप इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल कर रहे हो या कोई इनकम टैक्स पढ़ रहे हो तो ये चीज़ जान लो कि राउंड ऑफ करने का कैसा तरीका है कि 5 में 5 से ज़्यादा हुआ तो सीधे 650, यानी उससे सीधे कदम ज़्यादा नियरेस्ट 10 तक ले जाना है, और अगर कम हुआ तो नियरेस्ट 10 तक ले जाना पीछे। ये पीछे को जाएगा, ये आगे को चला जाएगा, ये ध्यान रखना। आपको वैसे क्लियर है इस चीज़ का कंसेप्ट। अब एक छोटा सा डिफरेंस आपके सामने आ रहा है जो आपको क्लियर करेगा इनकम टैक्स का डिटेल कंसेप्ट। टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है। डेफिनेशन की बात करें तो टैक्स प्लानिंग का मतलब एक ऐसे तरीके जिसमें हमने आसानी से एडवांटेज उठाया है इस टैक्स का, यानी अगर मैंने कहा कि इस एक्ट के अंदर जो भी एडवांटेज है उसका फ़ायदा उठा के टैक्स की लाइबिलिटी को पे किया, वो टैक्स प्लानिंग है। टैक्स इवेजन मतलब इलीगल तरीके से मैं टैक्स से बच रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि हाँ मैंने जानबूझकर ये चीज़ की है और टैक्स से बच गया, कोई खर्चा बढ़ा दिया, किसी चीज़ का सेल बढ़ा दी, जानबूझकर मैंने उस टैक्स से बचने के लिए कुछ किया हो तो उसे हम इलीगल यानी टैक्स इवेजन कहेंगे। और अवॉइडेंस मीन्स लीगल तरीके से ही काम करना लेकिन लूप होल्स का फ़ायदा उठा के, यानी विच द असेसरी लीगली टेक्स एडवांटेज ऑफ लूप होल्स, यानी बचते ही फ़ायदा उठाना, मतलब लीगली सारा काम किया लेकिन टैक्स भी पे कम किया तो उसे हम कहेंगे टैक्स अवॉइडेंस। या तो किया नहीं या कम करने की कोशिश की तो उसे हम टैक्स अवॉइडेंस कहेंगे। नेचर आ जाती है कि इसे मॉरल फ्रेमवर्क के अंदर काम किया जाता है, यानी सब कुछ अच्छे से। इवेजन का मतलब सब कुछ गलत ब्रेकिंग रोल करके, यानी अनफेयर मीन्स से तरीके से। और टैक्स अवॉइडेंस मीन्स हमने लॉ को तोड़ा है, मतलब प्रैक्टिस ऑफ बेंडिंग लॉ विदाउट ब्रेकिंग, यानी विदाउट लॉ को नहीं तोड़ा लेकिन लूप होल्स का फ़ायदा उठाकर टैक्स को कम किया है। और बेनिफिट क्या होगा, ये लॉन्ग रन के लिए होता है टैक्स प्लानिंग, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसका। लेकिन इवेजन में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसके अलावा आपको पेनल्टी ज़रूर मिलेगी अगर आपका पता लग गया। और अवॉइडेंस में आपको शॉर्ट रन का थोड़ा सा फ़ायदा होगा, यानी लंबे समय तक नहीं ये फ़ायदा होता, थोड़े समय के लिए, लेकिन फ़ायदा तो फ़ायदा है। ज़रूरी क्या है, आपने टैक्स प्लानिंग करना और अच्छे से इस चीज़ को पूरा करना। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज डाइवर्जन ऑफ इनकम और एप्लीकेशन ऑफ इनकम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सामने और एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताने की कोशिश की है और यही लास्ट टॉपिक है आज का और बेसिक्स का ऑफ इनकम टैक्स। डाइवर्जन ऑफ इनकम का मतलब होता है कि जिसकी वो इनकम है उसके हाथ में अभी तक आई नहीं और उससे पहले ही वो चीज़ की वो इनकम डाइवर्ट हो गई, मतलब वेयर द वर्च्यू ऑफ ऑब्लिगेशन इनकम इज डाइवर्टेड बिफोर इट रीचेज टू असेसी। जैसे मेरी इनकम आनी थी और उससे पहले ही मैंने कह दिया कि जाओ मेरी इनकम किसी और को दे आओ, यानी एक अनाथ आश्रम में डोनेशन दे आओ, तो वो क्या है, दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्जन ऑफ इनकम, कि मेरे हाथ में आने से पहले ही मैंने कहीं पे उस चीज़ को दे दिया, यानी कहीं पे उस चीज़ को वो इनकम चली गई है, डाइवर्ट हो गई है, तो वो क्या माना जाएगा, डाइवर्जन ऑफ इनकम, और इस पर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि वो आपकी इनकम नहीं है और जिसकी इनकम वो बनी है उनके लिए वो टैक्स देना होगा। अब एप्लीकेशन का मतलब मेरी इनकम मेरे पास आ गई है तो मुझे टैक्स देना है। एप्लीकेशन मतलब मेरी इनकम मेरे आने के बाद वाला टैक्स, और ये डाइवर्टेड पहले, यानी मेरे हाथ में नहीं आई तो वो डाइवर्ट हो गई, उस पर टैक्स मेरा नहीं लगेगा। अगर मेरे पास आ गई है एप्लीकेशन ऑफ इनकम बन जाएगा और मुझे टैक्स देना पड़ेगा। वेयर एज इट मीन्स डिस्चार्ज ऑफ द ऑब्लिगेशन आफ्टर सच इनकम रीचेज टू असेसी, यानी मेरे पास आ गई है तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, इसमें डाइवर्ट हो गई है और मुझे टैक्स नहीं देना। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि ए बी एंड सी आर द को ऑथर्स ऑफ अ बुक, वो बुक लिख रहे थे, मतलब को ऑथर्स हैं और पब्लिशर मेन है। पब्लिशर ने क्या किया, बुक लिखने के लिए उनको मतलब गेव होल रॉयल्टी दे दी 6 लाख की, किसको, ए को, सारी की सारी, और ए ने उसी समय क्या किया, 2 लाख अपने पास रख लिया और बी एंड सी को उसी समय 2-2 लाख और दे दिया, यानी उन सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब दिस पेमेंट इज नॉट एप्लीकेशन। अगर मैं कहता कि ए ने सारा का सारा 6 लाख रख लिया तो वो एप्लीकेशन ऑफ मनी बन जाता, एप्लीकेशन ऑफ इनकम बन जाता, लेकिन अब उसने 2 लाख डिवाइड कर दिया है दोनों में, तो वो क्या बनेगा, डाइवर्जन ऑफ इनकम, क्योंकि अगर वो 6 लाख ले लेता, 6 लाख के ऊपर उसका एप्लीकेशन ऑफ इनकम बनता और टैक्स उसको देना पड़ता, लेकिन अब बी एंड सी के पास चला गया है तो सभी को इक्वली टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो दीज आर द बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स जो आपको आज क्लियर कर दिए गए हैं। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखी है, आपको समझ आई है, तो आप बेसिक्स कर लेंगे, आसानी से इनकम टैक्स पढ़ लेंगे, आपको आगे कोई भी कंसेप्ट आएगा आसानी से वो समझ भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, कोई भी प्रॉब्लम होती है
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कोई भी प्रॉब्लम हुई तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।